Now we starting from the topic of Sandhi and it's our fourth part. देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रीड द डेफिनेशन ऑफ संधि। ठीक है, दो वर्णों या ध्वनियों के संयोग से यानी कि उनके जुड़ने से होने वाले विकार यानी कि परिवर्तन को संधि कहते हैं। ठीक है, सुर प्लस इंद्र सुरेंद्र। और ये संधि जो शब्द है ये हमने एसएस में भी पढ़ा है, हिस्ट्री में पढ़ा है, जहाँ पर बताया गया था कि जब दो अलग अलग राज्यों में आपस में कोई युद्ध हो रहा होता है, वहाँ पर जब उनका आपसी मेल मिलाप होता है या जो भी होता है, दैट इज कॉल्ड संधि। ठीक है, कुछ यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही मतलब होता है कि अलग अलग शब्द जब मिलकर कुछ नया बनता है, दैट इज कॉल्ड संधि। सुर प्लस इंद्र सुरेंद्र, विद्या प्लस आल्य विद्यालय। ठीक है, संधियां यहाँ तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, उसके बाद है आपके पास व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। बात करें अगर हम स्वर संधि की, तो स्वर के साथ स्वर का मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उससे स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, और स्वर संधि के भी यहाँ पर हमें 5 भेद बताए गए हैं। ठीक है, जिसमें सबसे पहले है दीर्घ संधि। ह्रस्व या दीर्घ स्वरों के मिलने से उनके स्थान में स्वर्ण दीर्घ स्वर हो जाता है। वर्णों का संयोग चाहे ह्रस्व प्लस ह्रस्व या ह्रस्व प्लस दीर्घ, ह्रस्व प्लस दीर्घ को दीर्घ संधि कहते हैं। ठीक है, गुण संधि की अगर हम बात करें तो बच्चों हम दीर्घ संधि वाला टॉपिक यहाँ से कवर करेंगे, जहाँ काफ़ी ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। संधि हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण विषयों में से एक है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है मेल। यहाँ लिख रखा है कि संधि में पहले शब्द के अंतिम वर्ण या ध्वनि और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण या ध्वनि का मेल होने पर एक अलग स्वर बनता है। इसी प्रकार इस लेख में हम आपको दीर्घ संधि के बारे में विस्तार से बताएंगे। यहाँ पर आपको कुछ उदाहरण दे रखे हैं। हिम प्लस आल्य हिमालय, विद्या प्लस आल्य विद्यालय, सत प्लस आनंद सदानंद। ठीक है, हिमालय दो शब्द हिम प्लस आल्य से मिलकर बना है। पहला शब्द हिम का अर्थ अंतिम वर्ण म, और म के जो लास्ट में होता है, हमें पता है बच्चों कि जो म होता है एक्चुअल में वो क्या होता है, आधा होता है। म जो है वो आधा है और उसके साथ खुद में ही हमारे मतलब जो व्यंजन होते हैं उनके अंदर छिपे होते हैं। लास्ट में अ जो है वो लगा होता है, स्वर लगा होता है। ठीक है बात, म प्लस अ म। ठीक है, तो यहाँ पर ये यही बता रहा है कि म प्लस अ से मिलकर बना है म, इसीलिए हिम का अंतिम वर्ण अ है। दूसरा शब्द आल्य का पहला जो वर्ण है वो आ है, यानी कि वो भी हमारा स्वर है। तो अ और आ से क्या बनता है, मिलकर आ बनता है। इस तरह से हिमालय बना। दीर्घ संधि है क्या? दीर्घ संधि स्वर संधि का एक प्रकार है जिसमें दो स्वर्णीय या सजातीय स्वरों के बीच संधि होकर उनके दीर्घ रूप हो जाते हैं, अर्थात दो वर्ण स्वर मिलकर क्या बनाते हैं, दीर्घ बनाते हैं। ठीक है, इस संधि के 4 प्रकार हैं। यहाँ पर हम पढ़ेंगे अ आ के साथ अ आ हो तो बनता है आ बनता है। जब छोटी ई और बड़ी ई के साथ छोटी ई और बड़ी ई हो तो बड़ी ई बनेगा। छोटा ऊ बड़ा ऊ के साथ छोटा ऊ बड़ा ऊ हो तो यहाँ पर बड़ा ऊ बनेगा। री के साथ री और री हो तो क्या बनेगा, री ही बनेगा। ठीक है, दीर्घ संधि अब यहाँ पर पूरा एक्सप्लेन दिया है उदाहरण के साथ। अ प्लस अ का कुछ एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है। दीर्घ संधि में अ प्लस अ आ के उदाहरण नीचे दिए गए हैं। स्व प्लस अर्थी स्वार्थी, मत प्लस अनुसार मता अनुसार, देव इसका आधा अ और यहाँ पर अर्चन। ठीक है, देव प्लस अर्चन देवार्चन, वेद प्लस अंत वेदांत, सत्य प्लस अर्थ सत्यार्थ। ठीक है बात, दीर्घ संधि में अ प्लस आ से मिलकर भी क्या बनता है, आह बनता है। ठीक है, देव प्लस आगमन देवागमन, सत्य प्लस आग्रह सत्याग्रह। ठीक है बात, उसके बाद है गज प्लस आनंद गजानन, परम प्लस आनंद परमानंद, धर्म प्लस आत्मा धर्मात्मा। क्लियर है। आगे आ रहा है कि आ प्लस अ से क्या बनता है, आ प्लस मतलब अगर आपको पहले आ दे रखा है बाद में अ दे रखा है तो भी आ बनेगा। आ और अ भी आ ही होगा। ठीक है, सीमा प्लस अंत सीमांत, रेखा प्लस अंश रेखांश, शिक्षा प्लस अर्थी शिक्षार्थी, दीक्षा प्लस अंत दीक्षांत, रेखा प्लस अंकित रेखांकित। बात करें अगर आ और आ ही अगर दे रखा है तो भी आ ही बनेगा, नॉर्मल सी बात है। विद्या प्लस आल्य विद्यालय, वार्ता प्लस आलाप वार्तालाप, कारा प्लस आवास कारावास, दया प्लस आनंद दयानंद, और फिर से ये सेम ही दे रखा है दया प्लस आनंद। ठीक है,
आगे आ रहा है कि अगर छोटी ई और छोटी ई मिल जाते हैं आपस में तो वो क्या करेंगे, वो बड़ी ई बनाएंगे, नॉर्मल सी बात है। तो कवि प्लस इंद्र कविंद्र, मुनि प्लस इंद्र मुनिंद्र, रवि प्लस इंद्र रविंद्र, अभि प्लस इष्ट अभीष्ट, मुनि प्लस इंद्र मुनिंद्र। ठीक है, छोटी ई और बड़ी ई। परि प्लस इक्षा परीक्षा, हरि प्लस इश हरीश, मुनि प्लस ईश्वर मुनीश्वर, गिरि प्लस इश गिरीश। आगे है कवि प्लस इश कवि प्लस ईश कवीश। ठीक है, बड़ी ई पहले आ रही है और छोटी ई बाद में आ रही है तो वो क्या बनेगी, ई ही बनेगा, बड़ा ई ही बनेगा। योगी प्लस इंद्र योगिंद्र, मही प्लस इंद्र महींद्र, लक्ष्मी प्लस इच्छा लक्ष्मीच्छा, नारी प्लस इंदु नारिंदु, और गिरि प्लस इंद्र गिरिंद्र। ठीक है, यहाँ पर ये इसने छोटी मतलब दोनों साइड जो है छोटी ई का एग्जाम्पल ले रखा है। अगर बड़ी ई और बड़ी ई आपस में मेल करते हैं तो क्या बनेगा, बड़ी ई ही बनेगा। जैसे कि योगी प्लस ईश्वर योगीश्वर, रजनी प्लस ईश रजनीश, सती प्लस ईश सतीश, नारी प्लस ईश्वर नारीश्वर, लक्ष्मी प्लस ईश लक्ष्मीश। ठीक है, छोटा और छोटा हूँ बड़ा हूँ, भानु प्लस उदय भानुदय, गुरु प्लस उपदेश गुरु उपदेश। आगे हमें दे रखा है अनु प्लस उदित अनुदित, लघु प्लस उत्र लघुत्र, सु प्लस उक्ति सुक्ति, छोटा ऊ बड़ा ऊ तो बड़ा ऊ, सिंधु प्लस उर्मी सिंधुर्मी, साधु प्लस ऊर्जा साधुर्जा, लघु प्लस उर्मी लघुर्मी। उसके बाद है धातु प्लस उष्मा धातुष्मा, मधु प्लस उष्मा माधुष्मा। ठीक है बात। आगे हमारे पास आ रहा है ऊ, बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ तो बड़ा ऊ। ठीक है, भू प्लस उत्सर्ग भूत्सर्ग, वधु प्लस उपकार वधुपकार, भू प्लस उदार भुदार, सरयू प्लस उल्लास सरयुल्लास, वधु प्लस उत्सव वधुत्सव। बात करें अगर दोनों बड़े ऊ हैं तो भी बड़े ऊ ही बनेंगे, वधु प्लस उर्मी वधुर्मी, भू प्लस ऊर्ध्व भूर्धव। ठीक है, सरयू प्लस उर्मी सरयुर्मी, भू प्लस ऊर्जा भुर्जा, और फिर है आपके पास भू प्लस उष्मा भुष्मा। क्लियर है यहाँ तक। बात करें अगर गुण संधि की तो गुण संधि में कह रहा है कि जब अ तथा अ या आ से बड़ी ई छोटा ऊ यानी कि दोनों ही आएंगे इसमें, है ना। छोटा ऊ बड़ा ऊ व री की संधि होती है तो क्रमशः क्या बनता है, ए बनता है। ठीक है, अ या आ से अगर ई ऊ और री अगर मैच कर जाएं तो क्या बनेगा, ए बनेगा। और कब आ जी, तो यहाँ ये कह रहा है कि क्रमशः क्या बनेंगे, ए ओ और अर जो है विकार उत्पन्न होंगे। जैसे अगर अ है तो अ और आ अगर मिल जाता है ऊ के साथ या फिर बड़े ऊ के साथ, यानी कि अगर अ और ऊ या आ और ऊ अगर मिल जाते हैं तो ओ बनेंगे। उसके बाद अ या आ के साथ री मिल जाता है तो अर बनेगा। ठीक है, बात करें वृद्धि संधि की तो यहाँ कह रहा है जब अ या आ के आगे ए या ए आता है, जब अ या आ के आगे ए या ए आता है तो दोनों का ए हो जाता है। ठीक है, इसको कई बार आई भी पढ़ा जाता है तो वो चीज़ ध्यान रखना। इसी प्रकार अ या आ के आगे ओ या औ आता है तो दोनों का औ हो जाता है, इसे वृद्धि संधि कहते हैं। फिर से हम रीड करें, अगर अ या आ के आगे ए या ऐ आता है तो दोनों ऐ ही बन जाएंगे। ठीक है, और अ और आ रहा है तो किसके साथ, ओ और औ के साथ वो क्या बन जाएंगे, वो बड़ा औ ही बन जाएगा, यानी कि बड़ा ओ जिसको हम पढ़ाते हैं बच्चों को। ठीक है, फिर आपके पास आ रहा है यण संधि। यण संधि में क्या है, जब छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ और री के आगे कोई भी भिन्न स्वर आता है तो उनके साथ उनका जो रूप निकल के आता है वो क्रमशः क्या रहेगा, हाफ य यानी कि आधा य आधा व र ल में परिवर्तित हो जाते हैं। इस परिवर्तन को यण संधि कहते हैं। बात करें अयाधि संधि की तो जब ए और ऐ ओ और औ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आता है तो ए का अय, ऐ का आय, ओ का अव और औ का आ हो जाता है। ए का अय, ऐ का आय, ओ का अव
और औ का आ हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ रही है व्यंजन संधि। व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से उत्पन्न संधि को व्यंजन संधि कहते हैं। कह रहा है कि व्यंजन के साथ अगर स्वर या फिर व्यंजन का मेल हो जाता है तो वो क्या कहलाता है, व्यंजन संधि कहलाता है। विसर्ग संधि की अगर बात करें तो विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के संयोग से जो विकार उत्पन्न होता है विसर्ग संधि कहलाता है। और विसर्ग संधि हमें बहुत अच्छे से पता है, जो डोट आती है लास्ट में दैट इज कॉल्ड विसर्ग संधि। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है समास। ठीक है, तो समास में ये क्या कहता है, दो या दो से अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले या बनाने वाले शब्दों अथवा कारक चिन्हों का लोप होने पर उन दो अथवा दो से अधिक शब्दों के मेल से बने एक स्वतंत्र शब्द को समास कहते हैं। फिर से रीड करेंगे, दो या दो से अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बनाने वाले शब्द अथवा कारक चिन्हों का लोप होने पर उन दो अथवा दो से अधिक शब्दों के मेल से बने एक स्वतंत्र शब्द को समास कहते हैं। इस प्रक्रिया से बने शब्द को सामासिक पद कहा जाता है। सामासिक पद के सभी पदों को अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहा जाता है। सामासिक पद के सभी पद जब अलग किए जाते हैं तो उसे समास विग्रह कहा जाता है। और अगर बात करें समास की तो यहाँ कह रखा है कि समास कितने हैं, समास के 6 भेद हैं। अव्ययी भाव, तत्पुरुष समास, और तत्पुरुष तो वैसे हमें आता ही है, ये बचपन से ही हमें सिखा दिया जाता है। द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास। ठीक है, हम स्टार्ट कर रहे हैं अव्ययी भाव से। अव्ययी भाव समास, जिस समास से पूर्व पद अव्यव हो, अव्ययी भाव समास कहलाता है। पूर्व पद क्या हो, अव्यव हो, तो वो क्या कहलाता है, अव्ययी भाव समास कहलाता है। यह वाक्य में क्रिया विशेषण का कार्य करता है। जैसे यथा स्थान, स्थान के अनुसार, आजीवन, जीवन भर। देखिए, तत्पुरुष समास, जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो। पूर्व पद क्या हो, गौण हो, और उत्तर पद प्रधान हो, वो हमारा क्या होता है, तत्पुरुष समास कहलाता है। दोनों पदों के बीच परसर्ग का लोप रहता है। परसर्ग लोप के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं। हमें शायद छठी में ये चीज़ याद करवानी शुरू कर देते हैं कि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर इस तरह से हमें बहुत सारी चीज़ें करवाई जाती है। संबोधन है, अरे, इस तरह से हमें बहुत सारी चीज़ें करवाई जाती है और वो हम बचपन में ही याद कर लेते हैं और उसी आधार पर हमारे पास यहाँ ये चीज़ आती है। ठीक है, तो सबसे पहले है कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष को का लोप, जैसे मतदाता, मत को देने वाला। गिरह को काटने वाला। करण तत्पुरुष, जहाँ करण कारक चिन्ह का लोप हो। जन्मजात, जन्म से उत्पन्न। मुँह मांगा, मुँह से मांगा। गुणहीन, गुणों से हीन। संप्रदान तत्पुरुष, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, जहाँ संप्रदान कारक चिन्ह का लोप हो। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि। अपादान तत्पुरुष, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से। ठीक है, जहाँ अपादान कारक चिन्ह का लोप हो। धनहीन, धन से हीन। भयभीत, भय से भीत। जन्मांध, तो जन्म से अंधा। संबंध तत्पुरुष का क्या है कि प्रेम सागर, प्रेम का सागर। दिनचर्या, दिन की चर्या, काके की। भारत रतन, भारत का रतन। आगे है अधिकरण तत्पुरुष, जहाँ अधिकरण कारक का लोप होता है। जैसे नीति निपुण, नीति में निपुण। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काके की अधिकरण में पर यहाँ पर होता है, में और पर। नीतिपूर्ण, नीति निपुण, नीति में निपुण। आत्मविश्वास, आत्मा पर विश्वास। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। ठीक है, कर्मधारय समास की अगर हम बात करें तो यहाँ है कि जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य हो तो कर्मधारय समास कहलाता है। इसमें भी उत्तर पद प्रधान रहता है। ठीक है, काली मिर्च, काली है जो मिर्च। नील कमल,
नीला है जो कमल, पीतांबर पीता या पित्त या फिर पीला है जो अंबर, चंद्रमुखी चंद्र के समान मुख वाली, सद्गुण सद है जो गुण। ठीक है बात। नेक्स्ट हम कर रहे हैं यहाँ पर द्वंद्व समास। द्वंद्व समास जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान अर्थात अर्थ की दृष्टि से दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व हो, उनके मध्य संयोजक शब्द का लोप हो, तो वहाँ पर क्या होता है, द्वंद्व समास होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर इसी के अगर हम एग्जाम्पल देखें तो माता पिता, माता और पिता, राम कृष्ण, राम और कृष्ण, भाई बहन, भाई और बहन, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, सुख दुख, सुख और दुख। नेक्स्ट है द्विगु समास। जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक हो द्विगु समास कहलाता है, पूर्व पद संख्यावाचन हो। ये तो बिल्कुल याद रहने वाली चीज़ है, जैसे कि नवरत्न तो इसमें 9 है, सप्तद्वीप तो 7 है, त्रिभुवन त्रिभुवन 7 मंजिल। ठीक है, नवरत्न 9 रत्नों का समूह। ठीक है, सप्तद्वीप 7 द्वीपों का समूह, त्रिभुवन 3 भुवनों का समूह, 7 मंजिल 7 मंजिलों का समूह। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास बहुव्रीहि समास। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बहुव्रीहि समास जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से, जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष यानी कि तीसरे का अर्थबोध होता है, बहुव्रीहि समास कहलाता है। जैसे महात्मा महान आत्मा है जिसकी अर्थात ऊंची आत्मा वाला। नीलकंठ नीला कंठ है जिनका। ठीक है, अर्थात शिव जी। ठीक है, यानी कि तीसरे की जब बात होती है। ठीक है, लंबोदर लंबा उदर है जिनका, अर्थात गणेश जी। गिरिधर गिरी को धारण करने वाले, अर्थात श्री कृष्ण। मक्खी चूस बहुत कंजूस व्यक्ति। ठीक है बात। अब हम कर रहे हैं नेक्स्ट हमारा टॉपिक स्टार्ट उपसर्ग। ठीक है, पूरा बड़ा ध्यान से करेंगे। उपसर्ग किसी भी सार्थक मूल शब्द से पूर्व जोड़े जाने वाले व अविकारी शब्दांश हैं जो शब्द के पूर्व जुड़कर उसके अर्थ या भाव में परिवर्तन कर देते हैं। फिर से रीड करेंगे। उपसर्ग किसी भी सार्थक मूल शब्द से पहले जब जुड़ेगा, उप, ठीक है, प्री जो होता है हमारा, ठीक है, जोड़े जाने वाले अविकारी शब्दांश है जो शब्द के पूर्व जुड़कर उसके अर्थ या भाव में परिवर्तन कर देते हैं। हाँ जी, आगे हम देखेंगे जो शब्द के पूर्व जुड़कर उसके अर्थ, यानी कि हमें पता है उपसर्ग हम इंग्लिश में किसे कहते हैं, प्रीफिक्स को कहते हैं जो पहले लगते हैं किसी भी शब्द के। ठीक है, यहाँ लिख रखा है कि उपसर्ग किसी भी सार्थक मूल शब्द से पूर्व जोड़े जाने वाले व अविकारी शब्दांश है जो शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ या भाव में परिवर्तन कर देते हैं। जैसे हार के पहले प्र उपसर्ग लगा दिया जाए तो नया शब्द प्रहार बन गया जिसका नया अर्थ होता है मारना। ठीक है, हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले उपसर्ग मुख्यतः 3 भागों में विभक्त है। संस्कृत के उपसर्ग जिसे तत्सम कहा गया है, हिंदी के उपसर्ग तद्भव, आगत उपसर्ग विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए मुख्यतः उर्दू, फारसी व अंग्रेजी के शब्द। ठीक है, बात करें अगर संस्कृत के उपसर्ग तो संस्कृत के कुल 22 उपसर्ग हैं जिनका प्रयोग हिंदी भाषा में होता है। ठीक है, इसीलिए इन्हें तत्सम उस उपसर्ग भी कहा जाता है। अति, ठीक है, सबसे पहला है अति। ठीक है, अर्थ है इसका अधिक, सीमा से परे। जैसे हम कहते हैं ना कि कोई भी काम की ये तो अति ही हो गई। ठीक है, तो अति वृद्धि, अत्युक्ति, अत्याचार। अधिक, ऊपर, श्रेष्ठ, अधिकृत, अध्यवसाय। आगे है अधिकार। अनु का मतलब हो गया पीछे या क्रम या समानता। अनुमान, अनुकूल, अनुप्रास। अप, बुरा, अभाव, विपरीत, जिसके उदाहरण है अपराध, अपहरण, अपशब्द। अपी का मतलब हो गया निकट, अपिधान, अपिसार, अपिमान। अभी का हो गया सामने या अधिक या अच्छा। अभिमान, अभिलाषा, अभिमान फिर से दे रखा है। ठीक है बात। आगे देखिए, आगे यहाँ दे रखा है अव का मतलब होता है पतन या हीनता, जिसके उदाहरण है अवनति, अवगुण, अवमानना। आ की अगर हम बात करें तो आ का अर्थ होता है तक, सब तरफ से और। जैसे इसके उदाहरण है आदर, आडंबर, आचरण। ठीक है, अगर हम बात करें उत या उद की तो उसका अर्थ होता है ऊपर या अधिक। उद्भव, उत्संग, उद्गम, उत्पात। ठीक है, उप
उप का यहाँ पर अर्थ दे रखा है समीप, सहायक या छोटा, ठीक है। उपयुक्त, उपहार, उपदर, ठीक है। दुह या फिर दूर या दुष, यहाँ पर कह रहा है इसका अर्थ होता है बुरा, दुष्ट, कठिन। दुर्गम, दुष्कर, दुर्लंघ्य और दुर्लभ, ठीक है। नी की अगर हम बात करें, खाली नी आ रहा है तो वो है बहुत, नीच और अलावा। लेकिन वहीं पर नी के साथ विसर्ग आ रही है जिसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो होता है निह, तो उसका मतलब होता है बना या बाहर, निषेध, ठीक है। नी की बात करें तो वो है बहुत, नीच, अलावा। निवास, निवेदन, निकट, निबंध। निह की अगर हम बात करें तो बना, बाहर, निषेध। निर्देश, निराकरण, निर्जीव। पूरा, पूरा यानी कि विपरीत और अनादर। पराधीन, पराकाष्ठा। परि, परि चारों ओर या फिर आसपास। परिचय, परिणाम, परिसर। प्रति, विपरीत, समान, प्रत्येक। प्रतिकूल, प्रतिमूर्ति, प्रतिदिन। विशेष रहित यानी कि विहार, विरह, विपक्ष, वियोग। सम और सन, संयोग, पूर्णतः, संतोष, संचय, संभाषण, संदेश। सु की अगर हम बात करें तो इसका अर्थ रहेगा अच्छा और सरल, और यहाँ इसके जो उदाहरण है वो है स्वागत, सुवासित और सुअवसर। हिंदी के उपसर्ग यानी कि बात हो रही है तद्भव की। हिंदी के उपसर्ग मूलतः संस्कृत में विकसित हुए हैं और इनकी संख्या टोटल 10 हैं, ठीक है। यहाँ पर ये आपको दिए हुए हैं। जैसे कि सबसे पहले है अ, तो इसका मतलब होता है निषेध या अभाव, अपढ़, ठीक है। उसके बाद है अलग, अनाम, अजान, अथाह। अध, आधा। अध खिला, अध पका, अध कचरा, अन। अभाव, निषेध, अनपढ़, देखिए आपके सामने है अनपढ़, अनमोल, अनगढ़, अनिच्छा। उन, एक कम, ठीक है। 49 होना था यहाँ पर वैसे। 69, 39। औ या अव, हीनता, नहीं, ठीक है। अव का मतलब हो गया हीनता या नहीं। अवघड़, अवघट, अवगुण। क या कु, बुरा। कुपात्र, कुलेख, कुपूत, कुचाल। स और सु, अच्छा या सहित, ठीक है। स और सु जैसे सुकर्म, सुपूत, सुजान और है सुलेख। साथ, सहित, सगोत्र, सरस, सहित, सजग। बुराहीन, जिसका उदाहरण है आपके सामने दुकाल, दुलारा, दुसाध्य। आगे है नी, तो नी का यहाँ पर हमें दे रखा है नहीं या अभाव। नी धड़क, निडर, निकम्मा, ठीक है बात। आगे आपके सामने आ रहे हैं बच्चों आगत उपसर्ग। आगत उपसर्ग हिंदी में विदेशी भाषाओं से आए आगत उपसर्ग मुख्यतः उर्दू एवं अंग्रेजी भाषा से विकसित हुए हैं, जो निम्न प्रकार से हैं। ये यहाँ है कुछ और फिर अलग अलग इनको डिवाइड करके दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर है बच्चों आगत उपसर्ग। देखिए उर्दू के उपसर्ग अगर हम बात करें, उर्दू के उपसर्ग तो वो रहेंगे कम यानी कि थोड़ा या हीन। कमज़ोर, कम अकल, कम उम्र। खुश, अच्छा, खुशबू, खुश दिल, खुशहाल। गैर यानी कि नहीं या अभाव। गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर सरकारी। बात करें अगर दर की तो यहाँ पर है दर, जिसका अर्थ है में यानी कि दरअसल, दरमियान, दरकरार, ठीक है। आगे है कि ना, अभाव यानी कि नापसंद, नासमझ, नाराज। ब यानी कि अनुसार में, बनाम, बदस्तूर, बदस्तूर, बदौलत। हम हैं बराबर, हम उम्र, हम वतन। हर, प्रत्येक यानी कि हर रोज, हर एक, ठीक है। आगे हम बात करें तो यहाँ पर है हमारे पास उपरोक्त 3 विभाजनों में अतिरिक्त अंग्रेजी उपसर्ग तथा गति शब्द का प्रयोग हिंदी में प्रचलित है। अंग्रेजी के उपसर्ग सब, जी, अधीन और नीचे। सब जज, सब कमेटी। डिप्टी सहायक, डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी रजिस्ट्रार। वाइस सहायक, वाइसराय, वाइस चांसलर, ठीक है। जनरल प्रधान यानी कि जनरल मैनेजर और जनरल सेक्रेटरी। आगे है चीफ, प्रमुख। ये तो हमें वैसे भी देखते ही पता चल रहा है कि ये इंग्लिश के शब्द है। प्रमुख, चीफ मिनिस्टर और उसके बाद है चीफ इंजीनियर। ये यहाँ पर थोड़ी सी टाइपिंग में प्रॉब्लम है। हेड, मुख्य, हेड मास्टर, हेड क्लर्क। डबल, दोगुना, डबल रोटी, डबल बेड। फुल, फुल है यानी कि पूरा। फुल शर्ट, फुल प्रूफ।
हाफ यानी कि आधा, हाफ शर्ट, हाफ पैंट। अगर बात करें प्रत्यय की तो हमें पता है प्रत्यय जो पीछे लगते हैं, हम इनको इस तरह से याद रख सकते हैं, जो पीछे लगते हैं किसी भी शब्द के और फिर उसका अर्थ जो है चेंज कर देते हैं, और इसको इंग्लिश में हम कहते हैं सफिक्स। उपसर्ग जो होता है वो होता है प्रफिक्स, और प्रत्यय जो होते हैं वो होते हैं सफिक्स। किसी भी सार्थक मूल शब्द के बाद में जोड़े जाने वाले अविकारी शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ या भाव में परिवर्तन कर देते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे सफल प्लस ता, सफलता। तो यहाँ ता जो है वो शब्दांश प्रत्यय है जिसको सफल मूल शब्द के बाद जोड़ दिए जाने पर सफलता शब्द की रचना हुई है। प्रत्ययों को दो भागों में विभक्त किया गया है। कृत प्रत्यय वे प्रत्यय जो धातु में जोड़े जाते हैं। कृत प्रत्यय वे प्रत्यय जो धातु में जोड़े जाते हैं कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कृत प्रत्यय से बने शब्द कृदंत शब्द कहलाते हैं। जैसे पठ प्लस अक, पाठक। यहाँ अक जो है वो कृत प्रत्यय है एवं पाठक जो है वो कृदंत शब्द है। तदित प्रत्यय वे शब्द जो धातु को छोड़कर अन्य शब्दों यानी कि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में जुड़ते हैं तदित प्रत्यय कहलाते हैं। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से जुड़ते हैं। तदित प्रत्यय से बने शब्द तदितांत शब्द कहलाते हैं। जैसे ठाकुर प्लस आइन, ठाकुराइन। यहाँ आइन जो शब्द है वो तदित प्रत्यय है, ठाकुर जो है वो अपने आप में वैसे क्या है, संज्ञा है। ठीक है बात। चलिए आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम हमारे पर्यायवाची करेंगे और विलोम शब्द, और इसी के साथ फिर हम नेक्स्ट वर्क हमारा स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।